हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि आप देखते हैं आपके घरों में आती है, आपकी मोटर्स में आती है, आपकी मशीन्स में आती है, फैन चलती है, बल्ब जलती है। देयर आर मेनी लॉट ऑफ फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, उनके रोल्स कैसे हैं, वो कैसे काम करती हैं, सर्किट्स में किस तरह से मूव करती हैं, सर्किट क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में डिटेल में हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को इलेक्ट्रिसिटी से। सी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the charge in motion. When the charge is required to move from one position to another position, it means the charge requires some path, charge requires some circuit to move. Like जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, you require some road, you require some network of road. ऐसे चार्ज को भी एक नेटवर्क ऑफ वायर्स, कंडक्टर्स की जरूरत पड़ती है, सर्किट की जरूरत पड़ती है, राइट? तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हम समझेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द मोशन ऑफ द चार्ज, राइट? द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ मोशन ऑफ चार्ज। देखिए, चार्ज को अगर आप मूव कराना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मूव द चार्ज को मूव कराने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमें सर्किट की जरूरत पड़ेगी, राइट? और चार्जेस जब भी मूव करती हैं तो उनकी रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज से, रेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ चार्ज से, मतलब कितनी चार्ज कितनी देर में फ्लो हो गई, ये जो रेशियो है, इससे हमें एक टर्म मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की पहली पैरामीटर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि चार्ज इज एक्चुअली, पहले चार्ज समझिए कि चार्ज क्या होती है। देखिए, चार्ज को हम लिखते हैं Q, एंड Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब N क्या चीज है? दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged particles. This is your electrons. This is N. N is the number of electrons, right? And what is E? E is charge on an electron. अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितनी होती है? दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और चार्ज की SI यूनिट हम लिखते हैं कूलम, COULOMB। दिस इज बाय द नेम ऑफ द फिजिसिस्ट कूलम, राइट? सो दिस इज द थिंग अबाउट चार्ज। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात करते हैं। सपोज ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन की अगर मैं बात करूं तो टोटल एसोसिएटेड चार्ज कितनी हो जाएगी बच्चे? टोटल एसोसिएटेड चार्ज वुड बी Q इज इक्वल टू N इंटू E, एंड दिस Q इज इक्वल टू N, आपने लिया 3 इलेक्ट्रॉन, सो 3, एंड चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 into 3 is 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge, right? अब देखिए, जिस चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम इनकी मोशन के बारे में बात करने वाले हैं कि चार्ज जब मूव करती है, सर्किट में जब चार्ज चलती है तो चार्ज किस तरह से मूव करेगी, किस सर्किट में जाएगी, उसको अपोज करने वाली क्या कोई चीज होगी, उसको पावर देने वाली क्या कोई चीज होगी, उसको जब वो चलेगी किसी डिवाइस के थ्रू तो क्या होगा, बल्ब के ऊपर से चलेगी तो रोशनी निकलेगी, फैन के ऊपर से चलेगी तो फैन घूमेगा, राइट? इस तरह की सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट? आइए देखिए, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, किस किस चीजों से रिलेटेड हम इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने वाले हैं। तो उसमें पहली चीज का नाम आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I बोलिए, एंड इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट?
So this is rate of charge flow. Rate of charge flow. यानी रेट का मतलब हुआ बच्चे चार्ज अपॉन टाइम. दिस इज आई, दिस इज करंट, राइट. और जैसा कि अभी अभी आपको मैंने कहा था ना, Q क्या होती है, N इंटू ई. तो आप क्या करिए कि I को लिखिए, Q को लिख दीजिए N इंटू ई डिवाइडेड बाई टी. दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ करंट. दीज आर द टू फॉर्मूला ऑफ करंट, राइट. कितनी चार्ज कितनी देर में एक सर्किट से मूव करिए. अब इसमें जो चीजें हैं, मतलब जैसे इसकी यूनिट आप क्या लिखते हो, कूलम, डिवाइडेड बाय इसकी यूनिट आप क्या लिखते हो, सेकंड. और याद रखिए कूलम पर सेकंड को, ये जो चीज है कूलम पर सेकंड, इसको बोलते हैं एम्पियर. इसलिए ये करंट की एसआई यूनिट हो जाएगी, राइट. सो एसआई यूनिट ऑफ करंट आई इज एम्पियर. और एम्पियर को हम डिनोट करेंगे एक कैपिटल लेटर ए से. दिस इज करंट. ओके. जब भी करंट की हम बात करेंगे हम उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, साथ में उसकी यूनिट को एम्पियर लिख देंगे. एज सिंपल एज दैट. आपको कुछ सोचना नहीं ज्यादा. और देखिए ज्यादा सोचिए नहीं, पर सावधानी रखिए, नहीं तो करंट लग जाएगी, राइट. तो हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके मोशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से वो जाएगी, वो सब चीजें देखते हैं. सबसे पहले हम करंट के बारे में हमने बात किया. हमने बोला करंट है चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और उसकी यूनिट हमने लिखा कूलम पर सेकंड लिखिए या एम्पियर लिखिए. सफिक्स उसकी ए है, राइट. नोटेशन उसकी ए है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है, देखिए कि करंट को अगर मैं चलाना चाहता हूं, गाड़ी मैं चलाऊं तो कहां चलाऊं, रोड पर. करंट को मैं चलाऊं तो कहां चलाऊं, किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर के थ्रू. तो हमें देखना पड़ेगा कंडक्टर क्या होती है. देखिए अब कंडक्टर मतलब इजी पाथ फॉर करंट फ्लो. करंट को फ्लो कराने के लिए जो इजीएस्ट पाथ है उसका नाम हम लोग दे देते हैं कंडक्टर. तो कंडक्टर बेसिकली किस चीजों की बनाई जाती है, मेटेलिक चीजों की. जैसे मेटल में कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, इन चीजों का हम कंडक्टर बनाते हैं, राइट. मटेरियल्स यूज्ड टू मेक कंडक्टर. इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम पहले बोलेंगे कॉपर, आयरन, and you can say you can even say gold, all the metals. इन चीजों का भी बना सकते हैं. एल्यूमिनियम, that is basically all metals जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इजी पाथ की तरह बिहेव करते हैं. दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, राइट. अब कंडक्टर को नोटेशन में कैसे लिखते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से कि भाई मान लीजिए ये कोई वायर है, ये उसकी क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ये अब आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है कि नहीं. तो कंडक्टर का मतलब इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. अब कंडक्टर के बाद हम देखते हैं कि सर्किट, कंडक्टर से ही तो सर्किट बनाएंगे, तो और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी. जैसे मान लीजिए कि इसी कंडक्टर में सपोज यहां पर इधर के तरफ ऐसे इमेजिन करिए 10,000 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऐसे इधर की तरफ जा रहे हैं, 10,000 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं. तो जो 10,000 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं मटेरियल के अंदर जब वो चलेंगे, उसके सरफेस के थ्रू जब वो चलेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे. मटेरियल की बिहेवियर प्रॉपर्टी की वजह से वो उनकी मोशन को अपोज भी कर सकती है. इस तरह की मोशन को अपोज करने वाली चीज को, मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मोशन ऑफ चार्जेस का अपोजिशन होता है, उस फैक्टर का नाम हम दे देते हैं रेजिस्टेंस, राइट. रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है. आइए तो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट थिंग इज रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस को हम लोग सफिक्स से डिनोट करेंगे आर, कैपिटल आर से.
रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस और करंट। और ये किस लिए होती है? Why it happens? This is due to first behavior of the materials used, जिस मटेरियल का आपने कंडक्टर बनाया, behavior of the material used in conductor। और क्या हो सकती है ऑपोजिशन? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द मूविंग इलेक्ट्रॉन देमसेल्फ, एक दूसरे से आपस में भी तो टकराएंगे, ये भी एक ऑपोजिशन की तरह होगी। तो इसको भी हम लिखेंगे ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द मूविंग चार्जेस। ये बेसिकली रेजिस्टेंस के कॉज है, रेजिस्टेंस इसलिए होती है, राइट। और रेजिस्टेंस और करंट के बारे में देखिए हमने पता कर लिया, लेकिन चार्जेस हम कहां से लाएंगे? जिसको हम फ्लो कराएंगे, जिसको हम सर्किट से मूव कराना चाहते हैं, उसको हम लाएंगे कहां से? उस सोर्स का नाम क्या है? उस सोर्स का नाम हम क्या देंगे? देखिए मैं आपको बताता हूं, आइए देखिए। एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज? बैटरी। बैटरी क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ चार्ज, जहां से चार्ज निकलेंगे, राइट। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है। और ये जो बैटरी है ये बहुत सारी फॉर्म में होती है, आपने देखा होगा। पेंसिल सेल होती है, थिक मोटी सेल होती है, बटन सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, अलग अलग किस्म की सेल्स होती है। तो जिसमें से हम बेसिकली कुछ अपने बारे में, हम पहले बैटरी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बैटरी को हम कह रहे हैं सोर्स ऑफ चार्ज। अब बैटरी ड्राई भी हो सकती है, बैटरी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये दो किस्म की होती है बैटरी, ड्राई सेल एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ सेल, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, हम अभी देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसके टाइप्स बता दूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये बेसिकली सोर्स ऑफ चार्ज की तरह काम करते हैं, जहां से चार्ज निकलेंगे और सर्किट में हम मूव कराएंगे, राइट। ये हो गई आपकी बैटरी। अब कुछ टर्म्स के भी बारे में बात करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा एक टर्म है जिसको हम लोग कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, आइए देखिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे, एक टर्म लेते हैं नया, इसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसके बारे में बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या मतलब, देखिए आप समझिए प्लीज। कि मान लीजिए कि यहां पर आपने एक चार्ज रखा है Q, ओके। अब ऐसे मानिए कि यहां पर लेट अस से मैं आपसे बोलूं कि यहां पर है इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर इस चार्ज का इन्फ्लुएंस नहीं है। मान लीजिए चार्ज 10 सेंटीमीटर तक इन्फ्लुएंस करता है और 10 के बाद इन्फ्लुएंस नहीं करता, तो 10 सेंटीमीटर के बाद वाली सब चीज इंफिनिटी हो गई उस चार्ज के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहां पर आपको लेट अस से सपोज इस पॉइंट पर P पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, राइट। दिस इज वी आर नेमिंग एट Vp। Vp का मतलब इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा प्लीज। यहां से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज को उठाएंगे कहां से? इंफिनिटी से। और इंफिनिटी से उठा के हम यहां तक लाएंगे, कहां तक लाएंगे? P पॉइंट तक लाएंगे।
एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से पिक करेंगे और वहां से लेकर उस पॉइंट तक लेकर जाएंगे जहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालनी थी, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आप कैसे लिखिएगा, देखिए ऐसे लिखिएगा कि वर्क डन इंफिनिटी से पी तक आपने कितना किया डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज दिस इक्वल टू 1। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी। मतलब इंफिनिटी से पी तक लाने में आपने जितना काम किया डिवाइडेड बाय दैट यूनिट क्वांटिटी ऑफ चार्ज जिसको आप लेकर आए उसको हम कहते हैं, इन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट। और देखिए इस चीज को आप अगर यूनिट से देखना चाहें, इसकी एसआई यूनिट की अगर आप बात करें तो एसआई यूनिट में वर्क डन की यूनिट बच्चे जूल, ठीक है, और चार्ज की यूनिट बच्चे कूलम। तो जूल पर कूलम को हम लोग नाम देते हैं वोल्ट्स, इसको लिखते हैं भी। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब जहां पे भी आपको पोटेंशियल निकालना हो आप इंफिनिटी से 1 यूनिट ऑफ चार्ज उठाएंगे और उसको पी पॉइंट तक यानी उस पॉइंट तक लेकर जाएंगे जहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना था। और इंफिनिटी से पी तक ले जाने में जितना आपने काम किया डिवाइडेड बाय यूनिट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, उसी को उस पी पॉइंट पर हमारी इस वाली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे, राइट। तो अब एक और इससे मिलते जुलता नाम के बारे में मैं बात कर लेता हूं। आइए देखिए वो क्या चीज है। एक और दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोले पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम भी से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है, देखिए मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूं, आप थोड़ा रियलाइज करिए कि क्या चीज मैं कह रहा हूं, क्या चीज किसको हम कहते हैं पोटेंशियल। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये कोई बल्ब ले लिया, ये मान लीजिए आपने एक बल्ब ले लिया, ओके। इस बल्ब को आपने एक सर्किट से जोड़ दिया, यहां पर एक आपने बैटरी लगा दी और एक स्विच लगा दिया और सर्किट को इस तरह से कंप्लीट कर दिया। देखिए ये हमने लगा दिया एक बैटरी, ये वाली हमने इसको हमने बोल दिया स्विच, ये हमने बोल दिया एक बल्ब, ओके। और ये जो पूरी चीज है, ये जो पूरी चीज है इसको आप बोलेंगे एक सर्किट। दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोला। अब याद रखिए कि आपके सर्किट में चार्जेस किस तरह से मूव करेंगे और करंट किस तरह से मूव करेगा, मैं दोनों बातें आपको समझा दूं। पहले देखिए, आप अगर करंट की बात करेंगे तो करंट इस तरह से चलेगी, इस तरह से करंट चलेगी, ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल लाइक दिस, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, राइट। करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या हुआ जी, कैसे लिखें, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, conventional direction of current flow is positive to negative terminal. Just you can view it. The conventional direction of current is from positive to negative terminal of the battery. अच्छा, ये तो हो गया करंट, राइट। तो बताइए कि अब इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, वो भी अगर आपको समझना हो प्लीज, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर के तरफ चलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से चलेंगे, देखिए ऐसे, ये आपकी इलेक्ट्रॉन चल रही है इस तरह से, इस तरह से। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग। इलेक्ट्रॉन चलेगी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और करंट चलेगी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऐसे आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेगी जहां इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी जगह होगी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऑब्वियसली, क्योंकि करंट नेगेटिवली, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव रिच टर्मिनल
से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्किट में जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे और करंट इधर से चलेगा। ठीक है, तो आप अपने कन्वेंशन में ऐसे याद रखिएगा कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो करंट तो जाएगी ऐसे और इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे ऐसे। ये चलेगी इलेक्ट्रॉन, इधर चलेगी इलेक्ट्रॉन, इधर चलेगी करंट। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की जहां तक हम बात कर रहे थे वो क्या चीज है पहले आप समझे, देखिए उसको देखिए। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि सपोज ये है ए और मान लीजिए ये है बी। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना चाहता हूं, राइट, इफ आई वांट टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर मैं ये निकालना चाहता हूं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मैं निकालना चाहता हूं, इसको आप कैसे याद रखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया फ्रॉम ए टू बी, ताकि एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर तक ले जाए। नहीं समझ आया? मतलब हम बोलेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किस लिए? टू कैरी चार्जेस डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ चार्ज। कितना वर्क डन हमने किया A टू B टू कैरी द चार्ज फ्रॉम A टू B फॉर ईच 1 यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब हर एक यूनिट ऑफ चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में कितना काम किया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के बीच में कितना काम किया हमने पर यूनिट चार्ज, राइट। लेकिन एक और टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब वो क्या चीज है देखिए, द न्यू टर्म इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको आप लोग बोलते हैं EMF। अब इस EMF का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने क्या बोला था आपको, किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह तक सर्किट के अंदर मूव करने में जितना काम किया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब EMF क्या है कि सर्किट में नेगेटिव टर्मिनल से शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाएंगे और पूरा सर्किट में घुमा के वापस यहां पर आएंगे। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू आउट द सर्किट, दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैं ये आपके लिए लिख देता हूं, दिस इज टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल of circuit to other terminal, मतलब टर्मिनल टू टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में, एंड टू एंड तक जाने में कितना वर्क डन हमने किया। एक चार्ज को एक टर्मिनल से उठाया, दूसरे टर्मिनल तक लेके गए, वहां से वहां तक पूरा थ्रू आउट द सर्किट मूव करने में कितना काम किया, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसे मत समझना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में करने वाली फोर्स, नो, इट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल या फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल। ठीक है, आइए, और दोनों बातों में आप चीज याद रखिएगा कि SI यूनिट ऑफ V और EMF इज वोल्ट, ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखिएगा प्लीज। और वोल्ट को हम लोग बोलते हैं V। ठीक है, ऐसे याद रखिए। अब इसकी नोटेशंस क्या क्या होती है, एक सर्किट को डिनोट करने के लिए क्या क्या चीजें होती है, मैं आपको वो सब चीजें समझाऊं। पहले आप एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लीजिए कि हमने
पहले बात की थी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमने बोला था सर्किट के अक्रॉस नहीं मूव करना, किसी एक जगह से किसी दूसरी तक जाने के लिए कितना वर्क किया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या यू कहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। और अगर आप ईएमएफ की बात करते हैं तो आप बोलेंगे एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक जाने में एंड टू एंड मूव कराने के लिए कितना काम करना पड़ा, समझ आए। ऑब्वियसली ईएमएफ ज्यादा होगी क्योंकि आप ज्यादा डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, राइट। आइए अब देखिए हम एक पूरी सर्किट को नोटेशन वाइज बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट में सिंबल्स विथ डायग्राम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ सर्किट, पार्ट्स ऑफ सर्किट। देखिए सिंबल में इसको हम कहेंगे फिक्स्ड रेजिस्टेंस, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फिक्स है। एक गिवन कंडक्टर की रेजिस्टेंस 5 ओम है, इट इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं की जा सकती, राइट। अब एक चीज और हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से ही रिप्रेजेंट करिए और इसको बोलिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। आइए इसके बाद हम देखिए एक चीज और रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और ऐसे पॉइंटर बना देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट का मतलब हुआ कि अगर हम पॉइंटर को यहां रख रहे हैं, तो मान लीजिए पॉइंटर यहां पर है सपोज, तो सर्किट में हमने इतना रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो जैसे अगर मैं पॉइंटर को इधर ले जाऊं तो रेजिस्टेंस घटा रहा हूं, और अगर इधर लाऊं इस पॉइंटर को तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं। टुवर्ड्स द राइट में मूव करूं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव करूं रेजिस्टेंस घटा रहा हूं, दिस इज रियोस्टैट, राइट। इसके बाद देखिए और क्या चीजें हैं, एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए बैटरी। इस बैटरी में प्लीज याद रखिएगा, ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल की होगी, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल की होगी। अगर सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो सेल में इस तरह से आप दिखाएंगे, समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो चीज हम दिखा रहे हैं देखिए, ये हो गई सेल। इसमें हमने एक से ज्यादा बैटरी लगाई, 1 2 3 4 5, ये सेल्स है, दिस इज सेल। सेल में हमने एक से ज्यादा बैटरी लगा दी है, राइट। और क्या चीज होती है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, देखिए अब एक चीज और है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, इसको आप लोग बोलते हैं स्विच, दिस इज स्विच। ऑन ऑफ करते हो ना आप अपने घर में, दिस इज स्विच। अच्छा, करंट को मेजर जिससे किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं एमीटर। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे बोलते हैं, इस तरह, दिस इज एमीटर, एमीटर। ये किस लिए होती है, टू मेजर करंट, दिस इज एमीटर। इसी तरह वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उसको आप लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, राइट। उसको भी कैसे मेजर करते हैं, देखिए उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है इस तरह, दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ओके। इसका मतलब एक ही है, राइट। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम नोटेशंस में यूज करेंगे, ग्रेजुअली वी विल बी हैबिचुअल ऑफ डूइंग दिस ऑल। आपको बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी मैं सिंबल यूज करूं तो यू मे नॉट बी बैफल्ड कि सर ये क्या चीज कहां से आ गया, आपने ये क्या लिख दिया, समथिंग लाइक दिस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं जस्ट ये रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ सो दैट यू बिकम हैबिचुअल ऑफ द सिंबल्स दैट विल बी यूजिंग इन फ्यूचर, ओके। आइए इसके बाद जो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या क्या चीज होती है, देखिए
आइए, नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? देखिए, ओम्स लॉ ये कहता है कि एक सर्किट में जो करंट होती है, एक सर्किट में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, यानी जो करंट होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। आप जिस रेट से, किस रेट से आप खर्च कर पाओगे, जिस रेट से आपको घर से पैसा दिया जाए, नहीं तो ऐसे करंट भी जिस रेट से सर्किट में मूव करेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी हैव गिवन अक्रॉस द नेटवर्क, अक्रॉस द टर्मिनल। राइट, मैं ये लिख देता हूं आपको, द करंट I in a circuit is directly proportional to potential difference applied across the terminal of circuit। मतलब सर्किट में करंट कितनी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगी, लेकिन ये कब तक होगी? कंडीशन, यहां पर कंडीशन लगेगी, एज लॉन्ग एज द temperature and physical condition remain unchanged। ओम्स लॉ खुद कह रहा है क्या कि किसी सर्किट में जो करंट होगी, किसी सर्किट में जो करंट होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस भी के, दिस इज भी, वी रिप्रेजेंट इट, पोटेंशियल डिफरेंस भी के प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक, एज लॉन्ग एज टेम्परेचर मेनली ऑफ द सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट। नो डाउट फिजिकल कंडीशन मस्ट ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट, लेकिन टेम्परेचर खास करके कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर वेरी होगी तो फिर दूसरी तरह से हम उसको सर्किट को एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आप ऐसे याद रखें, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। और इससे आप ऐसे याद रखें कि I जो होगी, दैट इज द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट V is proportional to I, right? Voltage and current are directly proportional। करंट उतनी होगी जितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, यानी ये पहले हम देंगे इसलिए मैं ये पहले लिख रहा हूं, राइट? पहले बैटरी लगाएंगे तो करंट आएगी, ये नहीं कि करंट आई तो बैटरी लगाई, ऐसा नहीं हुआ। तो V बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो V इज इक्वल टू I इंटू प्रोपोर्शनल को हटाकर हम लिखेंगे R। This R is a constant of proportionality here. R is constant of proportionality called, इसको हम क्या नाम देंगे? इसका हम नाम देंगे resistance। This we name as रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें एक बात का याद रखिए, देखिए V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका स्टेटमेंट कह रहे हैं ना, तो जब भी आप V और I का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो बच्चे, तो इसलिए दिस मस्ट बी व्हाट, ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है कि नहीं? दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक चीज अब गौर करने वाली है, देखिए यहां पर कि अगर मैं आपसे कहता कि बताइए इस ग्राफ का अगर ये वाला एंगल थीटा होता तो जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें क्या देता? ठीक है, तो अगर मैं उसकी बात करूं, देखिए
तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज को मैं लिख रहा हूं आई, और जो ये वाली चीज है इसको लिख रहा हूं मैं भी। ओके, तो अब आप गौर से देखिए, ये जिस ट्रायंगल में मैं हूं, जिस ट्रायंगल में, ये जो छोटी वाली ट्रायंगल में tan थीटा इज हाउ मच बच्चे? tan थीटा इज v बाई आई, ठीक है कि नहीं? tan थीटा इज v बाई आई। अच्छा, tan थीटा को कहते क्या है? द स्लोप। किसी लाइन का स्लोप निकालना हो तो मैं आपको बोलूं स्लोप निकालो, तो आप फटाफट क्या निकालें? उसका tan थीटा निकालें, राइट? तो इसका मतलब दिस इज द स्लोप। किसकी स्लोप? किस ग्राफ का स्लोप? भी आई ग्राफ का स्लोप। तो हम बोलेंगे दिस इज फॉर भी आई ग्राफ। अच्छा, अब आप गौर से देखें कि भी बाई आई को अपने इसके हिसाब से क्या लिख सकते थे बच्चे आप? अगर यहां से आप निकालते भी बाई आई तो क्या निकलता आपका? भी बाई आई, भी बाई आई विल बी आर, राइट? और यहां जो भी बाई आर निकाला है आपने, यहां पर पुट कर दिए, सो दिस इज इक्वल टू आर। इसका मतलब स्लोप ने हमको क्या दिया? रेजिस्टेंस दिया। अब आप एक बार देख लें गौर से कि भी आई ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। क्लियर? ये बेसिकली ओम्स लॉ से रिलेटेड बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि सर्किट में अगर आपने बैटरी की स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो करंट बढ़ जाएगा, राइट? तो हम यहां पर एक बात मैं आपके जहन में डाल देना चाहता हूं कि अगर इफ V increases, this means this will imply current also increases, करंट भी बढ़ जाएगी। अगर भी आपने सर्किट की बढ़ा दी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दी, अगर बैटरी का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया तो करंट सर्किट की बढ़ जाएगी। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट, आप इसको याद रखें इस तरह से, ठीक है? तो इसमें जो बेसिक बात मैंने आपसे करनी थी वो ये थी, ओम्स लॉ के लिए दो बातें आप जरूर याद रखेंगे। क्या क्या? कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तब तक जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और V इज इक्वल टू I इंटू R होगा। R को रेजिस्टेंस नाम देंगे और इसी इक्वेशन से V बाई I की वैल्यू भी निकालेंगे। वो कितनी हो गई? R। और जो सॉरी, ये जो VI की ग्राफ हमने बनाई उसमें tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा इज स्लोप, और स्लोप क्या देगी हमें? V बाई I, और V बाई I की ही वैल्यू हमने क्या निकाला? रेजिस्टेंस। तो इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये VI का ग्राफ है और ये A और B दो ऐसे ग्राफ है हमारे पास, राइट? मान लीजिए इस तरह के दो ग्राफ है हमारे पास। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए कि रेजिस्टेंस A का ज्यादा कि B का ज्यादा? मान लीजिए इस वाली फिगर में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए रेजिस्टेंस A का ज्यादा या B का ज्यादा, राइट? तो आपके दिमाग में फौरन आए कि स्लोप ही तो रेजिस्टेंस होती है ना, तो उसी का यूज करिएगा। कैसे करेंगे? देखिए किस तरह से किया जाए। देखिए, मैं बोलूं कि जो स्लोप है, वी नो स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? इज रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है? रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि किसका स्लोप ज्यादा है। एक बार चेक करिए, ये है स्लोप ऑफ A, और इसको देखिए, दिस इज द स्लोप ऑफ B। दिख रहा है आपको? ग्राफ से ही सोचिए आप, B का स्लोप A के स्लोप से ज्यादा है क्योंकि उसका एंगल ज्यादा है। तो हम बोलेंगे फ्रॉम द ग्राफ slope B is greater than slope A. This is given, slope B is greater than slope A, और जिसकी स्लोप ज्यादा आप जानते हैं उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो आप क्या बोलेंगे? RB is greater than RA. This is the answer of the question. मतलब इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली आप इस फॉर्म में कर लिया करें। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको थोड़ा सा पागल बनाने की भी कोशिश करता है, तब आप क्या करें? देखिए, मैं आपको वो भी बताऊं, एक बार आप ध्यान से समझिएगा प्लीज। कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपके पास
इस तरह की ग्राफ है 1/v और इधर 1/i, और ये दो लाइन है, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, ये दो लाइन है, राइट। अब आपसे पूछ रहे बताइए कि रेजिस्टेंस बी ज्यादा या रेजिस्टेंस ऑफ ए ज्यादा, ठीक है। तो अगर हमें ये पता करना हो टू फाइंड वेदर आर ए और आर बी इज ग्रेटर, मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको दिया हुआ। अब देखिए आपके दिमाग में हमेशा ये रहे कि जो VI ग्राफ का स्लोप है वो देता है रेजिस्टेंस, यानी दिमाग में ये होना चाहिए कि ग्राफ जो है उसका स्लोप हमें निकालना है। स्लोप कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए आप क्या करें, देखिए सिंपली आप क्या करें कि एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करें, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। इसको आप सपोज नाम दे दें θ1, और ये जो बड़ी वाली एंगल है, देखिए ये जो बड़ी वाली एंगल है इसका नाम दे दें θ2, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर मैं आपसे बोलूं tan θ1 निकालो बच्चे, तो आप tan θ1 के लिए बोलेंगे ये वाली ग्राफ, देखिए दिख रहा है आपको, इस ग्राफ में ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला है ना, और ये चीज क्या है आपके साथ, देखिए ये चीज है 1/v और ये चीज क्या है 1/i। तो tan θ1 को आप लिखेंगे 1/v डिवाइडेड बाय 1/i, ऐसे लिखिए। और आप देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया आपके बच्चे i/v, है ना। लेकिन आप क्या जानते थे, आप जानते थे कि v/i जो होती है वो r होती है, तो इसका मतलब i/v कितनी हो जाएगी, 1/r हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan θ1 इज इक्वल टू i/v इज इक्वल टू 1/r, एंड किसकी r है ये, इस वाले की निकाला ना आपने, तो इसको बोले rb, ओके, दिस इज tan θ1। तो सिमिलरली अगर हम सिमिलरली की बात करें तो हम बोलेंगे tan θ2 इज इक्वल टू i/v अगेन, और ये कितना आएगा 1/r, बड़े वाले ग्राफ का। तो अब आप चेक कर लीजिए कि देखिए आप क्या जानते थे, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, पर वो VI ग्राफ थी, यहां उल्टा है ना, 1/v 1/i का ग्राफ है। तो इसका मतलब यहां जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इन दोनों डिस्कशन से हम बोलेंगे हियर tan θ2 is greater than tan θ1, that means अगर tan θ2 tan θ1 से बड़ी है, अगर ये वाली इससे बड़ी है तो फिर ये वाली इससे बड़ी होगी, तो हम बोलेंगे 1/Ra is greater than 1/Rb, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, अगर आपने ऐसे लिखा तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, आप चेक करके देखिए। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा हुआ, ए का या बी का। हमने क्या बोला, VI के ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और यहाँ 1/v 1/i का ग्राफ है, उल्टा ग्राफ है, तो इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो ये मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए therefore RA is less than RB, ये ध्यान रखिए। ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए। VI ग्राफ में स्लोप और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, 1/v 1/i वाले ग्राफ में स्लोप और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ये बात आप याद रखना। अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि सर्किट का हमने बेसिक पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया है, राइट। तो अब हम सर्किट को यूटिलाइज करके देखेंगे, उसके पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा और बात करेंगे, रेजिस्टेंस में क्या क्या चीजें होती है, रेजिस्टेंस को कैसे केयर किया जाता है। सर्किट में करंट फ्लो करेगी तो सीरीज पैरेलल, जो हम लोग आप लोगों ने सुना होगा कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन वो क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। फॉर द टाइम बिंग दिस इज द इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, और आप जस्ट गो थ्रू करें विद लाइटर माइंड, लाइटर थॉट। Things are very easy. You see it in everyday's life, but you don't realize them. We are trying to make you realize कि electricity किस तरह से flow करती है, कैसे कैसे उनको measure करते हैं, right? We'll be seeing the detail in the next video. Thank you.